राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, और आज अपन क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है भाई, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अगर अपन इनकी देखें तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखो क्या होगी, ये लो भाई, ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली के, अगर इनकी मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो ये बनाएंगे H2E। ठीक है, इस H2E का मतलब है ये H2O बनाएंगे, H2S बनाएंगे, H2SE बनाएंगे और H2TE बनाएंगे। ठीक है, इस H2O की बात करें तो यहां पर बॉन्ड है H और O के बीच, और यहां बॉन्ड है H और T के बीच। O की कंपैरिजन में टेलुरियम का साइज बड़ा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी भाई। तो H2O में छोटा बंध है जबकि H2T में बड़ा बंध है। तो ध्यान रखना, इस बड़े बंध को तोड़ना आसान है और इसीलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। पहली बात ये समझ में आ गई कि H2O में ये बंध आसानी से टूट जाएगा, जबकि इसमें ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा, कारण छोटा है। ये बंध आसानी से टूट जाएगा, कारण बड़ा बंध है। एक धागा दे दिया जाए, एक छोटा धागा, बड़ा धागा, बड़े धागे को तोड़ना आसान है, तो इसको तोड़ना आसान है, तुरंत टूट जाएगा। इसको तोड़ना आसान नहीं है, वो टाइम लगेगा, तो ये तुरंत टूट जाएगा। इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टीज मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, वो पहली प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टीज थर्मल स्टेबिलिटी ले लेते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा बताएं? H2O की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद H2S, उसके बाद H2SE और उसके बाद H2TE। H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, छोटा बंध है, आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है भाई, आसानी से नहीं टूटेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। पहला हो गया आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी भाई। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अपन दूसरी प्रॉपर्टीज समझा रहा हूं आपको मैं, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और थर्ड भी बताता हूं मैं, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो देखो, एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो H देते हैं, यानी दोनों ही आपको H देंगे रे, कुल मिला के बात यह है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें देखो ये बॉन्ड वीक है, तुरंत टूट जाएगा, आपको H तुरंत मिलेगा। H देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। H+ देने वाला एसिड, आसानी से देने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड। सही है, तो आसानी से आपको H कौन दे रहा है? H2T, कारण वीक बॉन्ड है, तो H2T आसानी से H दे देगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन? H2TE। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही होगा।
ये लो भाई, रिड्यूसिंग करेक्टर एसिडिक करेक्टर दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है। ये आसानी से H दे देगा, आसानी से H देगा तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है भाई, ये आसानी से H नहीं देगा, आसानी से H प्लस आपको दे देगा, H प्लस देने वाले अम्ल, आसानी से देने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस देने वाले एसिड, आसानी से देने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H2T आसानी से आपको H प्लस दे देगा भाई, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। चौथी प्रॉपर्टीज अपन यहां लेते हैं, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, H2O में देखियो ये H है, ये O है, और H2TE में ये H है, ये TE है। इस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता होती है 2.2 En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इस O पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और H पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मीन्स आप ये कहेंगे कि यहां पर चार्ज सेपरेशन हो गया, प्लस माइनस आ गया। जबकि यहां की बात करें तो हाइड्रोजन की 2.2 होती है और इस TE की 2.1 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, और चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो Hb नहीं बनेगी भाई। तो Hb बनती है किसमें, H2O में। H2O में Hb कैसे बनती है वो देखें, एक पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी। O की En ज्यादा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच यहां अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को आप Hb बोलते हैं। ये Hb हो गई भाई। तो हाइड्रोजन में Hb हो जाती है, इसलिए H2O का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है भाई। H2O का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, रीजन Hb हो जाती है। ठीक है भाई, तो H2 में Hb हो जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बाकी बच गए ये चारों भाई, तीनों। अब मैं इन तीनों की बात करता हूं। तो देखो, इस H2S की तुलना में H2T का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसमें वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि वांडरवाल फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा होगा ना भाई, उसमें वांडरवाल फोर्स भी ज्यादा होंगे। तो इस H2TE का मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसलिए इसमें वांडरवाल फोर्स भी ज्यादा होंगे। तो वांडरवाल फोर्स इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होंगे, H2T में, क्योंकि वांडरवाल फोर्स डिपेंड करता है एटॉमिक वेट पर, मोलिकुलर वेट पर, या उसके साइज पर। साइज बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, मोलिकुलर मास बढ़ जाएगा, वांडरवाल फोर्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वांडरवाल फोर्स हैं H2T में। तो इन तीनों को आपको लेना है किसके आधार पर, वांडरवाल फोर्स के आधार पर, और H2O को लेना है किसके आधार पर, Hb के आधार पर। तो H2O में Hb पाई जाती है, इसलिए इसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और इन तीनों की बात करें तो H2T में वांडरवाल फोर्स ज्यादा है। ऊपर से नीचे जाओ, वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है भाई। तो H2T में वांडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा है तीनों में से, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसका, H2TE का। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया H2T में जो वांडरवाल फोर्स है वो ज्यादा होता भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट।
बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बाद अपन इसकी वोलेटिलिटी लेते हैं। वोलेटिलिटी मतलब होता है वाष्पशीलता, वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति। तो देखो एक चीज ध्यान रखें, H2O में तो क्या होता है, इसके बीच दो अणुओं के बीच स्ट्रॉन्ग H भी पाई जाती है, इसलिए इसकी तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए इसकी जो वोलेटिलिटी नेचर है वो कम होगी भाई। वाष्प में जाने की प्रवृत्ति, वेपर में बदलने की प्रवृत्ति कम है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, ऊपर जाने की प्रवृत्ति कम होगी। तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है, ऊपर जाने की प्रवृत्ति कम होगी H2O की, इसलिए ये जो वोलेटिलिटी है वो H2O की सबसे कम होगी। यानी इसी ऑर्डर को अपन उल्टा कर दो है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी का जो ऑर्डर है वो उल्टा होता भाई। तो सबसे ज्यादा होगी किसकी, H2S की, कारण इसमें सबसे वीक वंडरवाल फोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसकी वेपर में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी भाई। ठीक है, तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद अपन छठी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं इसकी, कोवलेंट, करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर ले रहे हैं, देखो भाई ये H2O, ये है। इसकी अगर बात करूं मैं तो यहां बॉन्ड है HO 2.2 3.5, ये HTE 2.2 2.1। तो देखो भाई ध्यान से, यहां प्लस माइनस बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव H पर पॉजिटिव, चार्ज सेपरेशन हो गया ना, चार्ज सेपरेशन हो गया, इसका मतलब इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा है, प्लस माइनस ज्यादा है ना, तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है। तो H2O में आयनिक करेक्टर ज्यादा है, जबकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत कम है, लगभग बराबर विद्युत ऋणता है, बंद के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव किसी पर नहीं आएगा, आयनिक करेक्टर सबसे कम है। आयनिक करेक्टर अगर कम हो जाते हैं तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं कहूंगा कि अप टू डाउन अगर आप जाएंगे तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज होते जाते हैं भाई। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होंगे H2T में, कोवेलेंट करेक्टर हो गए। कोवेलेंट करेक्टर के बाद में 7 लेता हूं, इसमें बॉन्ड एंगल। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 90, 91, 92 और 104 डिग्री का। तो क्या होता जा रहा है बताएं, अगर अप टू डाउन आप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। इसका रीजन है कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है भाई, उस सेंट्रल एटम की जो En है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है भाई, En घटती जा रही है। ध्यान रखना, सेंट्रल एटम की अगर En घटती है ना तो बॉन्ड एंगल भी घटता है। अब इसको आगे समझते हैं अपन, इधर कैसे बाद में बात करूंगा मैं, थोड़ा सा मैं 8वां इसकी लेता हूं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद अपन बॉन्ड एंगल लेंगे, ठीक है। तो अपन इधर बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की भाई। और स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या, H2O ले लेता हूं। ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है
H2O की वो लिख देता हूं, हाइब्रिड स्टेट ऑफ H2O लिख देता हूं मैं। कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बताएं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन आप जोड़ दें तो देखेंगे आप यहां पर ये आ जाएगा 1 S और 3 P। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा sp3 और इसकी जो शेप है वो आ जाएगी भाई एंगुलर। एंगुलर कैसे आएगी कि ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 लोन पेयर है और यहां बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री का। ठीक है भाई। अब बात ये करें देखो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, जबकि यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री का है। होना चाहिए 109 डिग्री का, होता है 104 डिग्री का। उसका रीजन है कि ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को धक्का देंगे। लोन पेयर भी आपस में धक्का देते हैं। सबसे ज्यादा जो धक्का होता है वो होता है LP रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होता है कौन सा? LP और सबसे कम रिपल्सन होता है कौन सा? BP। तो BP रिपल्सन सबसे कम होता भाई। तो ये इसको धक्का देंगे तो ये बॉन्ड एंगल घट जाएगा, ये अंदर की तरफ आएंगे भाई। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन 104 का होता है। इसका रीजन है ये लोन पेयर धक्का देंगे, बॉन्ड एंगल घट जाएगा भाई। तो H2O में बॉन्ड एंगल घटने का रीजन ये है, H2O में बॉन्ड एंगल घटने का रीजन ये है कि लोन पेयर धक्का देंगे, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरी बात अपन बात करें वहां जो स्ट्रक्चरें थी उसकी, कि बॉन्ड एंगल में वो अंतर क्यों आया उसकी बात करें। देखो अपन ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन की 2.2 है और इस ऑक्सीजन की 3.5 है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींच करके यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और इस टेल्यूरियम की विद्युत ऋणता बहुत कम है, इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाएगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहां पर। अब आप ये देखेंगे कि यहां तो इलेक्ट्रॉन पास हो गए, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन होगा भाई। इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज माइनस पास हो गए ना, तो इस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये बॉन्ड एंगल ये बॉन्ड पेयर बाहर की तरफ जाएंगे। इन दोनों के बीच इस प्रकार से अगर रिपल्सन होगा तो दूर जाएंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये अगर दूर जाएंगे तो यहां पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहां बात करें तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो यहां इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होगा, इसलिए यहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा। और ये जो टेल्यूरियम है, इस टेल्यूरियम की En कम है। या इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की En ज्यादा है। तो ध्यान दे लेना, En ज्यादा है तो अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे। रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। तो En अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और En अगर कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा भाई। तो ये अपन ने जो ऑक्सीजन फैमिली है उसकी हाइड्रोजन से क्रिया करवाने के बाद जो हाइड्राइड बने थे उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, इसकी वोलेटिलिटी नेचर, कोवलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल और इसके स्ट्रक्चर देख ली। कल अपन इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या अन्य जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अपन लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार।